नमस्कार दोस्तों। मैं दीपेश आप लोगों का स्वागत करता हूं क्राइम गाथा चैनल पर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर शिकोहाबाद कस्बे के नगला बुद्ध सेन मोहल्ले में एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो दोस्ती, प्रेम और वासना की जटिल गलियों से होकर गुजरती है। यह कहानी है रुकुमपाल, उसकी खूबसूरत पत्नी अनीता और उनके दोस्त ब्रह्मचारी की। यह कहानी न केवल उनके रिश्तों की उलझनों को दर्शाती है, बल्कि समाज के उन नियमों को भी चुनौती देती है जो इंसानी भावनाओं को बांधने की कोशिश करते हैं। रुकुमपाल एक साधारण किसान और मजदूर था। उसकी थोड़ी सी पैतृक जमीन थी, जिस पर खेती करके और मजदूरी करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी अनीता एक ऐसी युवती थी जिसकी सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उसका चेहरा ऐसा था मानो चांदनी रात में खिले कमल की तरह, और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी के साथ साथ एक अनकही चाहत भी छिपी थी। रुकुमपाल और अनीता का विवाह हुआ था और 10 साल के वैवाहिक जीवन में उनके 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। सीमित आय में 8 लोगों का परिवार जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। नगला बुद्धसेन में ही रहता था ब्रह्मचारी, जो एक रेलवे ठेकेदार का ट्रैक्टर चलाता था। उसकी कमाई अच्छी थी और वह कुछ अतिरिक्त काम करके और पैसे भी कमा लेता था। ब्रह्मचारी की पत्नी पुष्पा थी और उनके भी 6 बच्चे थे। रुकुमपाल और ब्रह्मचारी में गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती की 2 खास वजहें थीं। पहली, दोनों को बाहर घूमने फिरने का शौक नहीं था, और दूसरी, दोनों ही 6-6 बच्चों के पिता थे। यह समानता उनकी दोस्ती को और मजबूत करती थी। ब्रह्मचारी और रुकुमपाल की दोस्ती तब तक सतही और मधुर थी, जब तक एक मनहूस दिन ने उनके रिश्ते को नई दिशा न दे दी। एक दिन रुकुमपाल ने ब्रह्मचारी को रात के खाने पर बुलाया। उस रात अनीता पहली बार ब्रह्मचारी के सामने आई। जैसे ही ब्रह्मचारी ने अनीता को देखा, उसका दिल धड़कने लगा। अनीता की सुंदरता ने उसे ऐसा जकड़ा कि वह अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाया। उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से सरक रहा था और उसकी कमर की एक झलक ने ब्रह्मचारी के मन में हलचल मचा दी। 6 बच्चों की मां होने के बावजूद अनीता का रूप वैसा ही नशीला था जैसा शायद उसकी सुहागरात के दिन रहा होगा। ब्रह्मचारी ने उस रात खाना कम खाया और अनीता की खूबसूरती को अपनी आंखों से पीता रहा। इसके बाद ब्रह्मचारी का अनीता के घर आना जाना बढ़ गया। रुकुमपाल समझता था कि ब्रह्मचारी उससे मिलने आता है, लेकिन सच ये था कि अनीता का आकर्षण उसे बार बार खींच लाता था। अनीता धीरे धीरे ब्रह्मचारी के साथ सहज होने लगी। बच्चे भी उससे घुल मिल गए। ब्रह्मचारी के मन में अब एक ही सवाल था, अनीता को कैसे हासिल किया जाए। उसने सोचा कि अनीता जैसी औरत को पाने का रास्ता उसकी कमजोरियों से होकर गुजरता है। लेकिन रुकुमपाल एक ताकतवर और समर्पित पति था। अनीता खुशहाल थी और उनके 6 बच्चे इस बात का सबूत थे। ब्रह्मचारी को लगा कि अनीता को शारीरिक सुख की चाहत से नहीं, बल्कि किसी और रास्ते से पाना होगा। ब्रह्मचारी ने अनीता को अपने जाल में फंसाने की कोशिश शुरू की। वह अक्सर अनीता के घर आने लगा। कभी बच्चों के लिए टॉफी और बिस्कुट लाता, तो कभी दूध और सब्जियां। उसकी हर मुलाकात में एक छिपा हुआ मकसद था। वह अनीता के करीब आने की कोशिश करता, कभी उसकी आंखों में गहरे उतर कर देखता, तो कभी बातों बातों में उसकी तारीफ करता। लेकिन अनीता का मन नहीं डोला। वह अपने पति और बच्चों के प्रति वफादार थी। ब्रह्मचारी ने महीनों कोशिश की, लेकिन अनीता के मन में वैसी कोई चाहत नहीं जगी। फिर भी ब्रह्मचारी ने हार नहीं मानी। वह हर दिन अनीता के घर जाता, इस उम्मीद में कि एक दिन अनीता उसके जाल में फंस जाएगी। एक दिन अचानक रुकुमपाल बीमार पड़ गया। अनीता ने शिकोहाबाद के एक स्थानीय डॉक्टर से उसका इलाज शुरू कराया, लेकिन हालत बिगड़ती गई। हजारों रुपए खर्च होने के बाद भी रुकुमपाल की हालत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे फिरोजाबाद या आगरा के बड़े अस्पताल में ले जाया जाए। अनीता की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। वह निराश और लाचार थी। उसने अपनी परेशानी ब्रह्मचारी को बताई। ब्रह्मचारी के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने तुरंत कहा, भाभी, पैसे की चिंता मत करो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। रुकुमपाल ठीक हो जाए, फिर हिसाब करेंगे। अनीता के पास कोई और रास्ता नहीं था।
वह मान गई। ब्रह्मचारी और अनीता रुकुमपाल को लेकर फिरोजाबाद गए और उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। लेकिन रुकुमपाल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर उसे बचा न सके। रुकुमपाल की मृत्यु हो गई। रुकुमपाल की मृत्यु ने अनीता को तोड़ दिया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और अब 6 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उसके कंधों पर थी। ब्रह्मचारी ने न केवल रुकुमपाल के अंतिम संस्कार में पैसे दिए, बल्कि अनीता और उसके बच्चों की देखभाल का जिम्मा भी उठाया। वह हर दिन अनीता के घर आने लगा, बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता और अनीता को आर्थिक सहायता देता। ब्रह्मचारी की पत्नी पुष्पा भी अनीता की मदद करती थी, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। वह मानवीयता के नाते अनीता का साथ दे रही थी, जबकि ब्रह्मचारी का मकसद कुछ और था। वह अनीता को पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। समय बीतने के साथ अनीता को अपनी लाचारी पर गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगी कि वह कब तक ब्रह्मचारी और पुष्पा की मदद लेती रहेगी। उसे अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। एक शाम जब ब्रह्मचारी अनीता के घर आया, उसने हमेशा की तरह बच्चों के लिए टॉफी, बिस्कुट, दूध और सब्जियां लाई थीं। अनीता ने थैला लिया, लेकिन उसका मन भारी था। उसने कहा, ब्रह्मचारी, तुमने हमारे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन मैं अब तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहती। मैं खुद कुछ काम करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहती हूं। ब्रह्मचारी ने अनीता की बात को हल्के में लिया। उसने कहा, भाभी, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या जरूरत? मैं तुम्हारा सारा खर्च उठा लूंगा। लेकिन अनीता ने जवाब दिया, तुम हमेशा मेरी मदद करते रहोगे तो लोग क्या कहेंगे? मेरे और तुम्हारे रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करेंगे। हम समाज में रहते हैं, हमें समाज की परवाह करनी होगी। ब्रह्मचारी अनीता की बात सुनकर चुप हो गया। उसने अनीता की आंखों में गहरे झांका और धीमे स्वर में कहा, अनीता, मैं तुम्हें प्यार के अधिकार से मदद करता हूं। यह सुनते ही अनीता सन्न रह गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से कांपने लगी। क्या कहा तुमने? कैसा प्यार? कैसा अधिकार? उसने गुस्से में पूछा। ब्रह्मचारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जब से मैं तुम्हारे घर आने लगा, तब से तुम मेरे दिल में बसी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अनीता ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, तुम भूल गए कि मेरे पति की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई। मैं एक विधवा हूं। ब्रह्मचारी ने जवाब दिया, चिता रुकुमपाल की जली है, तुम्हारे अरमानों की नहीं। अनीता ने उसे घूर कर देखा और कहा, इससे पहले कि मैं कुछ कड़वा कह दूं, तुम यहां से चले जाओ। ब्रह्मचारी चुपचाप बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी। क्या यह आखिरी बार था जब उसने अनीता को इतने करीब से देखा? ब्रह्मचारी के जाने के बाद अनीता अपने कमरे में गई और बिस्तर पर औंधे मुंह गिरकर रोने लगी। वह अपने मृत पति को याद करते हुए मन ही मन कह रही थी, तुमने कफन क्या पहना? लोग मेरे कपड़े उतारने की साजिश रचने लगे। 3 दिन तक ब्रह्मचारी नहीं आया। उसकी अनुपस्थिति ने अनीता को बेचैन कर दिया। वह अपने हालात पर सोचने लगी। न तो वह पढ़ी लिखी थी, न ही उसके पास कोई हुनर था। मजदूरी करना भी उसके बस की बात नहीं थी। 6 बच्चों का पेट पालना आसान नहीं था। इसी उलझन में अनीता ने ब्रह्मचारी के प्रस्ताव पर सकारात्मक सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि दुनिया मतलबी है। ब्रह्मचारी ने हजारों रुपए खर्च किए हैं और बदले में वह उसका तन चाहता है। अगर उसे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो शायद उसे यह कीमत चुकानी पड़े। चौथे दिन अनीता ने ब्रह्मचारी को फोन किया। ब्रह्मचारी खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, अनीता, मैं तुमसे नाराज होकर जी नहीं सकता। रात को आऊंगा। ब्रह्मचारी रात 9 बजे के बाद अनीता के घर पहुंचा ताकि बच्चे सो जाएं और वह अनीता से खुलकर बात कर सके। जब वह घर पहुंचा, कुछ बच्चे सो चुके थे और बाकी नींद में थे। अनीता ने ब्रह्मचारी से पूछा, तुम आए क्यों नहीं? ब्रह्मचारी ने जवाब दिया, अनीता, तुम्हें देखकर मेरा दिल काबू में नहीं रहता। तुम्हारा यह सफेद लिबास मुझे जलाता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सज्जो रंगीन कपड़े पहनो। अनीता ने जवाब दिया, एक विधवा ऐसा करेगी तो लोग क्या कहेंगे? ब्रह्मचारी ने कहा, लोगों की परवाह छोड़ो।
मेरी और अपनी ख्वाहिशों का ख्याल करो। उसने अनीता की बाहों को पकड़ लिया और कहा, रिश्ता पहले बनाया जाता है, फिर निभाया जाता है। अनीता को महीनों बाद किसी पुरुष का स्पर्श मिला। उसका शरीर सिहर उठा और वह ब्रह्मचारी के कंधे पर सिर रखकर सहमति दे बैठी। अनीता ने ब्रह्मचारी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं। वह अपने कमरे में गई जहां उसकी ड्रेसिंग टेबल और अलमारी थी। उसने अलमारी खोली और उस सुर्ख साड़ी को चुना जो उसने अपनी सुहागरात को पहनी थी। उस साड़ी में जरी का काम था जो रुकुमपाल को बहुत पसंद था। अनीता ने साड़ी पहनी, मेकअप किया और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। उसने मांग में सिंदूर लगाने की सोची, लेकिन फिर रुक गई, ये सोचकर कि अगर किसी ने देख लिया तो सवाल उठेंगे। उसने साड़ी का पल्लू सिर पर डाला और दर्पण में खुद को निहारा। उसका रूप ऐसा था मानो वह फिर से दुल्हन बन गई हो। जब अनीता कमरे में लौटी, ब्रह्मचारी उसे देखकर पागल हो गया। उसने अनीता को अपनी बाहों में भर लिया। उनके बीच का जुनून ऐसा था कि दोनों एक दूसरे में खो गए। ब्रह्मचारी ने अनीता की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूमा और फिर धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू सरकाया। अनीता की सांसें तेज हो गईं। दोनों के बीच का संसर्ग लंबा और तीव्र था। उस रात अनीता ने अपने वैधव्य को भुलाकर एक औरत की तरह जीने का फैसला किया। इसके बाद ब्रह्मचारी का अधिकांश समय अनीता के घर में बीतने लगा। वह रात को पुष्पा के पास से उठकर अनीता के घर पहुंच जाता। उनकी गुप्त मुलाकातें पड़ोसियों की नजरों में आ गईं। जल्द ही यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि अनीता और ब्रह्मचारी का अवैध रिश्ता है। यह खबर पुष्पा तक भी पहुंची। उसने ब्रह्मचारी से सवाल किया तो उसने गुस्से में पुष्पा की पिटाई कर दी। पुष्पा ने अपने मायके वालों को बुलाया और पंचायत बुलाई गई। पंचायत में अनीता और ब्रह्मचारी को भी बुलाया गया। पुष्पा ने आरोप लगाया कि अनीता ने उसके पति को अपने जाल में फंसाया है। अनीता चुपचाप आंसू बहाती रही, जबकि ब्रह्मचारी ने इनकार किया। पंचायत में कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए पंचों ने ब्रह्मचारी को अनीता की मदद करने की इजाजत दी, लेकिन अवैध रिश्ते की चेतावनी दी। पंचायत के बाद अनीता और ब्रह्मचारी का मिलना मुश्किल हो गया। पुष्पा रात को घर का ताला बंद कर देती थी, लेकिन प्रेम की आग में जल रहे अनीता और ब्रह्मचारी ने एकांत में मिलने का रास्ता निकाल लिया। एक दिन जब वे मिले, दोनों खूब रोए। ब्रह्मचारी ने कहा, अनीता, ये दुनिया हमें मिलने नहीं देगी। चलो हम कहीं भाग चलें। अनीता ने अपने बच्चों को छोड़कर ब्रह्मचारी के साथ भागने का फैसला किया। वे फिरोजाबाद गए और वहां एक परिचित के घर रुके। फिर दिल्ली गए, लेकिन जल्द ही शिकोहाबाद लौट आए। रुकुमपाल का भतीजा रिंकू, जो दिल्ली से छुट्टी पर आया था, ये सब जानकर गुस्से में आ गया। उसने मोहल्ले वालों को भड़काया और सबने मिलकर अनीता और ब्रह्मचारी को कस्बे से निकाल दिया। 16 जून 2016 की सुबह शिकोहाबाद के बाहर रेलवे लाइन के पास कुछ किसानों ने एक युगल को देखा। यह अनीता और ब्रह्मचारी थे। जैसे ही एक तेज रफ्तार ट्रेन आई, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ट्रेन के सामने कूद गए। उनकी मौत तुरंत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह आत्महत्या का मामला था और पुलिस के लिए कोई और जांच की जरूरत नहीं थी। यह कहानी प्रेम, वासना और सामाजिक दबाव की एक जटिल तस्वीर पेश करती है। अनीता और ब्रह्मचारी की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रेम की कोई सीमा होती है? क्या समाज की नजरें इंसानी भावनाओं को पूरी तरह बांध सकती हैं? यह कहानी हमें मानवीय कमजोरियों और समाज के कठोर नियमों के बीच के टकराव को दर्शाती है।